हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। लिंक आप अगर नहीं देख सकते हैं तो इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इन 6 क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी। साथियों, अंकित भाटी सर की जो प्रैक्टिस बुक है उसका मैं सुबह डेली आपको प्रैक्टिस कराता हूं और शाम को मॉडल पेपर नंबर 7 है आज घटना चक्र का। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा को डैश 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 के नाम से जाना जाता है। जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ। यही अगर आपसे पूछ दे कि भारत और चीन के बीच सीमा साझा करती है कौन, तो ध्यान रखिएगा, मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। और अगर आपसे पूछे भारत पाकिस्तान जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है तो वह हो जाएगी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हरियाणा, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है यह सिर्फ हरियाणा राज्य से मिलता है, ना कि राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देखिए, घूम जम्मू कश्मीर का है, ये मठ है। हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के छापना इस प्रश्न को। मठ है और एक साइड राज्य दिए गए हुए हैं। ठीक है, तो घूम जो है यही वाला गलत हो जाएगा, यही युग्म सही नहीं है, क्योंकि जो घूम है यह कहाँ का है? घूम जो है ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है, दैट्स योर आंसर। बल्कि ये तीनों क्या हैं? सही हैं। अगर की बात करते हैं, की मठ, तो यह हिमाचल प्रदेश में है, रूमटेक सिक्किम में, तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो घूम है यह साथियों पश्चिम बंगाल में है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को वर्ष रिक्त स्थान में लागू किया गया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों कौन सा? ऑप्शन ए 1972 में। ठीक है, ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहां पर दो प्रश्न बनेंगे। पहला कि प्रति वर्ष हिंदी दिवस, अगर आपसे पूछे कि प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। अगर पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो इसको मनाते हैं साथियों 10 जनवरी को, दैट्स योर आंसर। ठीक है, दोनों प्रश्न लिखिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखिएगा, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय रिक्त स्थान में स्थित है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय यह कहां पर है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ठीक है, आइए मैं आपको गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा, बस बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। एक बार क्लास को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पहले ही वाला सही हो जाएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? ध्यान रखिएगा, जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है यह आर के नारायण द्वारा लिखी गई थी। मालगुड़ी डेज यह भी लिखी गई थी, लेकिन जो जंगल बुक है साथियों ध्यान रखिएगा, यह जंगल बुक नहीं लिखी गई थी। किसके द्वारा? आर के नारायण द्वारा। ठीक है, द गाइड भी लिखी गई थी, लेकिन जो मालगुड़ी डेज है यह कई बार प्रश्न पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, तो यह भी सही हो जाएगा। मालगुड़ी किसके द्वारा? आर के नारायण द्वारा पूछी गई थी। लेकिन जो जंगल बुक है यह पूछी गई थी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, और कब? 1894 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? आपको बताना है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अब अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो इसका सही जवाब होगा कौन सा? पूंजीवादी। ठीक है, अर्थव्यवस्था का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, एक प्रत्यक्ष कर है, एक कॉर्पोरेट टैक्स है या एक नगर निगम कर है? तो जीएसटी जो है यह साथियों एक अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम लोग सिडबी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसका मुख्यालय है हमारे लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वहीं पर क्या है? लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? हजीरा उर्वरक कारखाना जो है यह किस पर आधारित है? तो यह साथियों किस पर? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी पर जाएंगे, प्राकृतिक गैस पर। ठीक है, प्राकृतिक गैस इसका राइट आंसर है। आइए अब देखिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और दिए गए कूट का आंसर देना है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह साथियों किस पर आधारित है? तो एकदम आसान प्रश्न है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालेनोबिस मॉडल पर। यह पंचवर्षीय योजनाएं जो आई थी जब भारत में, तो प्रथम को नाम दिया गया था, यह साथियों हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो अगर पहले का दूसरा होगा और दूसरे का क्या होगा? चौथा होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा? पहले का दूसरा और दूसरे का बी का चौथा। तो यही बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है ना, 14 का बी राइट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आइए देखिए 15वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, अवतल लेंस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये प्रश्न तो कई एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा व्यक्ति है जो सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही मतलब जो अपना ब्लड जो है सबको दे सकता है। बी ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी प्लस या साथियों बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर होगा जो सर्वग्राही होता है साथियों वह होता है ऑप्शन सी, ए बी प्लस। ए बी प्लस वाला ब्लड जो जिसका ए बी प्लस है वह साथियों सर्वग्राही होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आइए अब देखिए, फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ है स्तंभ फर्स्ट, एक तरफ है स्तंभ सेकंड। अगर बात हम कोशिका का पावर हाउस की करते हैं तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, क्या किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर ऑप्शन ए की बात हम लोग जहां करते हैं तो इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्या होगा? देखिए इसको भी देख लीजिए, कोशिका की रसोई कहा जाता है प्लास्टिड को, और कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, और कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है न्यूक्लियस को। ठीक है, तो अब देख लीजिए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का सी। अब आइए ऑप्शन पर। ऑप्शन देखेंगे तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1-2 सेकंड में वेट करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना, देखिए इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, विस्कोस फाइबर रिक्त स्थान से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस फाइबर किया जाता है साथियों किससे? सेल्यूलोज से। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हास्य गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का आप लोग कमेंट बॉक्स में जब फॉर्मूला बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 300 ए के तहत एक अधिकार है? जो साथियों भारतीय संविधान में 300 ए है, आर्टिकल 300 ए, इसको कौन सा अधिकार कहा जाता है? तो इसको अधिकार को कहते हैं क्या?
राइट आंसर होगा इसका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है? आर्टिकल 49, आर्टिकल 149, आर्टिकल 351 और अनुच्छेद 355। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 49। 49 में साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी स्मारक, स्थान या कलात्मक का ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य का दायित्व है। अगर हम आर्टिकल 49 की बात करते हैं तो यह साथियों भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है। और अगर भाग 4 की हम बात करते हैं तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो हमने इन्हें आयरलैंड से लिया है। अगर आयरलैंड की बात करते हैं तो साथियों इनका उल्लेख भारतीय संविधान में 36 से 51 तक है। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अब संविधान की बात करते हैं तो साथियों भाग 1 में भारत का राज्य क्षेत्र, भाग 2 में आता है नागरिकता 5 से 11 है और मौलिक अधिकार हमारे 12 से 35। और अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो आर्टिकल 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? जब हमारे देश में कोई समस्या आती है तो आपात स्थिति लगाते हैं। ऐसी आपात स्थिति के समय कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति, प्रधानमंत्री या संसद? देखिए, जब अगर संविधान की बात करें तो संविधान में 3 अनुच्छेद हैं किससे? आपातकाल से संबंधित। पहला कहता है 352, दूसरा है 356। ये 3 अनुच्छेद के तहत क्या लगता है? आपातकाल लगता है। और तीसरा है साथियों 360। ठीक है ना? तो अब बताइए आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो यह साथियों है, ध्यान रखिएगा किसको, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च हैं जो, ठीक है, वह हमारे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग। अति महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग किस में, भाग साथियों 9 का में नगर पालिकाएं जोड़ा था? ठीक है, किस में जोड़ा था? नगर पालिकाएं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आप लोग बताइए कि यह कब किया गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो यह की थी किसने? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा फूला भाई देसाई ने। ठीक है, किसने? फूला भाई देसाई, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी ने राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? जो महात्मा गांधी जी की राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाएं हैं उनका कालक्रम क्या है? अगर हम उनके कालक्रम की बात करते हैं तो जो चंपारण सत्याग्रह है यह साथियों हुआ था कब? ध्यान रखिएगा आप लोग, चंपारण सत्याग्रह यह हुआ था 1917 में। 1917 में। अगर अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करें तो यह भी गांधी जी द्वारा हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल यह हुआ था साथियों 1918 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। और असहयोग आंदोलन हुआ था कब? ध्यान रखिएगा 1920 से 22 के बीच। ठीक है, तो इस हिसाब से क्रम क्या आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही इनका कालक्रम सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। किस नेता ने हमें सीआर का सूत्र दिया? सीआर किसे कहते हैं? सीआर कहते हैं भैया श्री राजगोपालाचारी को। ठीक है, सीधा सीधा बोलते हैं सीआर दास, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप कहते थे? जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए आप लोग, अफगानिस्तान में। अब कमेंट बॉक्स में बताइए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ठीक है, फटाफट बताइएगा। आइए
1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी। बताना है कि यह किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा? कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। त्रिपिटक डैश 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 की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा इसको। आसान प्रश्न है। 31वां प्रश्न देखिएगा। अब कहा गया है निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो यह किया था साथियों, ध्यान रखिएगा किसने? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलेक्जेंडर कंगनम ने, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा जैसे कि नाम से लग रहा है हुमायूं नहीं होगा। हुमायूं नामा की रचना की थी किसने? अति महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। जैसे लग रहा है नाम से वैसा नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में हुमायूं भी रहेगा, देखिए, और ऑप्शन हुमायूं नहीं मानना है। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, अफगानों ने, ठीक है। आइए बढ़े आगे, आगे देखिएगा अगला प्रश्न देखिए। आइए विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो विश्व की जो सबसे लंबी रेल लाइन है यह कौन से शहरों को जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक, ठीक है, इन दोनों शहरों को जोड़ती है। आइए विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है। अगला देखिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए सही वाला पूछा है तो सही कौन सा हो जाएगा? कीबोल लामजाओ, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मणिपुर में है, ठीक है। अगर हम लोग गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो गिर कहाँ पर है? गिर गुजरात में है। रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर भैया राजस्थान में है, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है। अगर यह देखिए साइलेंट वैली की बात करें तो यह केरल में है, ना कि कर्नाटक में। तो देख लीजिएगा सारे, यह वाला गलत, यही वाला सही है, काबुल नामजाओ, यह खाली मणिपुर में है, बाकी सबके गलत थे। आइए सुएज नहर किसको मिलाती है? सुएज नहर मिलाती है लाल सागर व भूमध्य सागर को, ठीक है। किसको मिलाती है? लाल सागर व भूमध्य सागर को। बढ़े आगे। आइए हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध कहां पर है? आप सब जानना है, उड़ीसा में है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिएगा। किसी स्थान का मानक समय, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है, निर्धारित करने का आधार देता है क्या? देशांतर रेखा। ज्योग्राफी का बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम जो आधार होता है यह वो देशांतर रेखा से होगा, अक्षांश रेखा से होगा, जो मानक समय होता है, और मानक समय से हमारे इंडिया में पता चलता है समय का, ठीक है। मानक समय जो है किसके आधार पर निर्धारित होगा? देशांतर रेखा पर, अक्षांश रेखा पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, या प्रधान मध्यम रेखा पर। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, प्रधान माध्यम रेखा से क्या होता है? मानक समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है यह किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1905 में बंगाल के विभाजन से, ठीक है। आइए इसको देखिएगा, मिलान करना है। राजधानी है एक साइड और एक साइड देश है। जॉर्जिया की राजधानी क्या हो जाएगी? जॉर्जिया की जो राजधानी होगी साथियों वह हो जाएगी तिबिलिसी, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की हो जाएगी बर्न। तो देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से क्या हो रहा है। और घाना की हो जाएगी अफ्रा, और यमन की हो जाएगी साना। पहले का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। पहले का तीसरा किस में है? पहले का तीसरा सिर्फ ऑप्शन सी में है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो अभिराम, स्थिर। अब देखिए हिंदी के प्रश्न है 5, ठीक है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद नहीं सही है? अभिराम और अभिराम यह स्थिर और लगातार नहीं होगा, यही वाला गलत है, ठीक है, और सब सही है। आदि आदि, आरंभ अभ्यस्त, अचल अंचल, स्थिर क्षेत्र, अयस अयस, ठीक है, बदनामी लोहा, ये सब सारे सही है। ऑप्शन ए इसका गलत है, शब्द भेद अर्थ नहीं है। अब देखिए अत्युक्ति
शब्द में संधि है कौन सी? अत प्लस युक्ति हो जाएगा इसका, और इसमें संधि जो होगी वो साथियों एड़ संधि होगी। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंख के पर्यायवाची होते हैं लोचन हुई होगा, ठीक है। क्या होगा? आंख का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये सब आंख के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए, निष्कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निष्कलुष का विलोम शब्द होगा क्या? ध्यान रखिएगा, कलुष, खाली, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। 50वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना, या ऑप्शन डी क्या है? बीमार होना। तो क्या होगा? लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा नहीं आती है जब, तो क्या कहते हैं? बहुत गुस्से में लाल पीले हो, तो बहुत गुस्सा होना इसका सही जवाब है। 50 प्रश्न हो गए हैं आज घटना चक्र की। कल सुबह फिर अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और साथियों, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। आपका एग्जाम अब 28-29 तारीख को है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है। सारी क्लासें देख लीजिएगा, लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रैक्टिस सेट की मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलते हैं कल सुबह। नमस्कार।